बकरीद फाइल्स की फाइनल रिपोर्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश में बकरीद पर उत्तर प्रदेश पुलिस के सख्त एक्शन से। आज बकरीद का त्योहार पूरी शांति के साथ, सौहार्द के साथ मनाया गया। ना कोई हंगामा हुआ, ना कोई बवाल हुआ, ना कोई पत्थरबाजी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी ऐसी थी कि किसी भी हद में सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो पाए। न सड़क पर नमाज हुई, न कट्टरपंथियों ने बवाल किया, न पत्थरबाजों को मौका मिला और न ही बकरीद पर माहौल बिगड़ा। यानी योगी राज में, योगी फोर्स की निगरानी में बकरीद का त्योहार पूरी तरह शांति के साथ मनाया गया। और जो कट्टरपंथी अपने ही त्योहार पर जोर आजमाइश का दम भर रहे थे, उन्होंने भी आज सिर्फ इबादत करना ही मुनासिब समझा, क्योंकि योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। सीएम योगी के इसी अल्टीमेटम का नतीजा था कि यूपी के सबसे संवेदनशील संभल में सब ऑल इज वेल रहा। संभल में भी भाईजान पूरे कायदे में रहे। यहाँ भी खुद एसपी और डीएम ग्राउंड पर उतरे हुए थे। सिक्योरिटी के पक्के इंतजाम किए गए थे। सभी जगहों पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी है वो तैनात की गई है। कुर्बानी के स्थल जनपद संभल में फिक्स है और कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले ले, इसके लिए प्रॉपर पहले मोहल्ला स्तर पे तक पीस कमेटी की मीटिंग्स पूर्ण की जा चुकी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी लोग अभी तक है वो पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। नमाज सड़क पर नहीं, बड़ी ईदगाह में हुई और वहाँ भी भाईजान योगी की गाइडलाइंस के मुताबिक ही बकरीद मनाते दिखे। ईद की नमाज अदा हो गई है, क्या क्या गाइडलाइन क्या उसका पालन हो रहा है? जी सब पालन बढ़िया हो रहा है। जो शासन की गाइडलाइन है कि खुले में ना हो, ढककर हो, तो इसलिए खुले में कहीं नहीं हुई है। जो प्रशासन शासन का जो तो गाइडलाइंस था और जो भी था वो पूरा फॉलो करा गया। संभल के बाद अब मुजफ्फरनगर की तस्वीरें देखिए, जहां शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। इस मौके पर डीएम, एसएसपी समेत यूपी पुलिस के कई बड़े अफसर ईदगाह पर मौजूद थे। किसी भी तरह की अफवाह और अशांति को रोकने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद की गई थी। और साथ ही यूपी पुलिस की डॉग स्क्वाड के साथ लाठी डंडे लिए पुलिसकर्मी माहौल बिगाड़ने वालों का इलाज करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा था, कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा था और जो हमारा कमांड हाउस जो कंट्रोल रूम बना हुआ था उसका इस्तेमाल, वहाँ पर भी ड्यूटियाँ लगाई गई थी ताकि पूरे चप्पे चप्पे पर न केवल आंखों से स्वयं देख करके बल्कि कैमरे की आंखों से भी नजर रखी जा रही थी। तो वहीं मलिहाबाद में कंस के किले पर नमाज नहीं हुई। आज विवादित जगह पर प्रवेश वर्जित किया गया था। पुलिस की तरफ से एहतियातन बैरिकेडिंग की गई थी। देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा बैरिकेड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पुलिस बल है उसको भी तैनात कर दिया गया है और इसके साथ पीएससी जो है उसको भी तैनात किया गया है। सुबह से ही आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूरे जो क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। योगी ने बकरीद से पहले सख्त लफ्जों में कहा था कि नमाज सिर्फ मस्जिद ईदगाह में हो और अगर संख्या ज्यादा है तो शिफ्टों में की जाए। और योगी की इस वार्निंग का पालन गोंडा में लोगों ने किया। ईदगाह में जगह न होने की वजह से ईदगाह की छतों पर भी नमाज पढ़ी गई। यूपी में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि पूरे प्रदेश में बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। लेकिन कल जुमा है, इसलिए यूपी में सुरक्षा तैयारियों में कोई ढील नहीं दी गई है और बकरीद के बाद भी प्रदेश में कानून व्यवस्था को चैलेंज देने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सब यूं ही बेहतर नहीं रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस जहां गली गली में फ्लैग मार्च कर रही तो उपद्रवियों और गैंगस्टर्स को लेकर के तसल्ली से समझाया जा रहा था। जो नहीं समझे उनको सलाखों के पीछे कुछ इस तरह धकेल दिया गया। आपको मेरठ से मुजफ्फरनगर तक की ये रिपोर्ट आज देखनी चाहिए। इतनी सारी फोर्स तुम्हारे स्वागत में आई है और यहाँ पे शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी। गुनाह की ताकत पे जो बना है अलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है। योगी राज में अपराधी क्यों थर-थर कांपते हैं, क्यों योगी फोर्स से घबराते हैं, उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। जहां अपराधी के घर पुलिस आती है उसे सीधी चेतावनी दी जाती है, कायदे से समझा दिया जाता है और बता दिया जाता है कि अगर योगी की रेड लाइन क्रॉस की तो हश्र क्या होगा। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। बकरीद पर माहौल खराब ना हो इसके लिए एसपी ने खुद मोर्चा संभाला, फ्लैग मार्च निकाला। लेकिन असली संदेश तब गया जब एसपी सिटी सीधे गैंगस्टर के घर पहुंच गया और कैमरे के सामने चेतावनी दी गई।
इतनी सारी फोर्स तुम्हारे स्वागत में आई है, उसको बता देना वो या उसके गुर्गे, सुन लो पहले बात, वो या उसके गुर्गे अगर शहर में वैसे ऐसी कोई हरकत की और यहाँ पे शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो गुनाह की ताकत पे जो बना है आलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है। दरअसल योगी फोर्स के ये सिंघम जिस गैंगस्टर के घर पहुंचे थे वो मेरठ का बड़ा गैंगस्टर है, जिस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। और फिलहाल वो जिला बदर के बाद से बाहर है। पुलिस उसके घर पहुंची तो उसके भाई को सीधा संदेश दे दिया गया। आमिर भाई, ये आप अपने भाई को बता देना क्या मैसेज है हमारा, कि अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया, खुद किया या किसी और से करवाया, वो कानूनन अपराध के तहत में और गैंगस्टर के तहत में संपत्ति कुर्क तक सब आर्थिक दंड से लेकर लीगल जितने भी प्राविधान है और जिस चीज में आएगा सारी कार्रवाई की जाएगी। उधर मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर भी योगी का डंडा चला। जिन दो लोगों को सलाखों के पीछे आप देख रहे हैं वो है जाहिद और वकीलुद्दीन, वो जिन्होंने योगी की वार्निंग की अनदेखी करने की कोशिश की। योगी ने कहा था कि कोई भड़काऊ पोस्ट नहीं डाली जाएगी, लेकिन इन दोनों ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित पशुओं की फोटो लगाकर ईद की बधाई दी थी। पुलिस का कहना है कि ये पोस्ट बकरीद के दौरान माहौल खराब कर सकती थी, लेकिन पोस्ट वायरल होते ही पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया। योगी सरकार का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, न सड़क पर हुड़दंग चलेगा, न सोशल मीडिया पर नफरत का कारोबार। जो शांति बिगाड़ने निकलेगा उस तक पुलिस खुद पहुंचेगी, और जो कानून से खेलेगा उसे कानून उसी की भाषा में जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार फिर बकरीद फाइल। उत्तर प्रदेश में बकरीद पर शांति रही, लेकिन बंगाल में पूरी तस्वीर बदल दी गई। जहां सालों से सड़कों पर ट्रैफिक रोककर नमाज होती थी, आज सड़कें खुली हुई। नमाज को सड़कों से शिफ्ट कर दिया गया, ग्राउंड में शिफ्ट किया गया और एक बड़ा संदेश दिया गया। जहां एक तरफ बंगाल में कुर्बानी थी तो दूसरी तरफ शुभेंदु गाय की आरती कर रहे थे। गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बकरीद पर बदली बंगाल की तस्वीर। जो रोड में कहीं भी नमाज होता है, मैं सभी मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि मस्जिद में नमाज पढ़े। शुभेंदु दादा ने सारा सिस्टम चेंज कर दिया। ये हैं बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो बकरीद के दिन गौ पूजा कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद ले रहे हैं और उन कट्टरपंथियों को क्लियर मैसेज दे रहे हैं जो बकरीद पर गाय की कुर्बानी की जिद पकड़े हुए थे। कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। शुभेंदु ने सिर्फ बंगाल में गाय की कुर्बानी पर बैन नहीं लगाया, बल्कि बकरीद पर भाईजान की सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद भी तोड़ दी। नई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को मान्यता देते हुए कोलकाता खिलाफत कमेटी ने अपनी जो ईद की नमाज है, जिस सड़क पर नमाज को लेकर बंगाल में 10 दिन पहले तक पत्थर चल रहे थे, उसी बंगाल में उसी जगह पर शुभेंदु के आदेश के बाद भाईजान ऐसे कायदे में आए कि बिना पथराव, बिना दंगा, बिना बवाल के शांति से नमाज पढ़ी गई। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां सालों से चले आ रहे सिस्टम को शुभेंदु ने बदल दिया। यहां नमाज सड़क पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर हुई। यहां पत्थर नहीं चले बल्कि शांति से नमाज पढ़ी गई। न विरोध, न दंगा, बल्कि कायदे में रहकर बकरीद मनाई गई। ये वही कोलकाता है जिसमें सालों से सड़क पर नमाज होती थी। कोलकाता का रेड रोड वो इलाका था जहां सबसे बड़ी सामूहिक नमाज अदा की जाती थी। लेकिन शुभेंदु के ऑर्डर के बाद आज यहां सन्नाटा था। न ट्रैफिक रुका, न सड़क रोकी गई और न ही कोई जाम लगा। शुभेंदु सरकार के ऑर्डर के बाद रेड रोड की नमाज की जगह परेड ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज अदा की गई, और वो भी पूरे 107 सालों के बाद।
पूरे 107 सालों तक कोलकाता के रेड रोड पर सबसे बड़ी सामूहिक नमाज होती थी। खुद ममता बनर्जी भी हर साल यहाँ पहुँचती थी। कई बार उन्होंने रेड रोड पर नमाज के बाद भाषण भी दी, लेकिन इस साल तस्वीरें पूरी तरह बदल गई। और ये बदलाव हुए बंगाल का सीएम बदलने से, क्योंकि अब यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि किसी धार्मिक आयोजन के लिए सड़क बंद नहीं की जाएगी। मैदान होता है, रोड में सुबह का टाइम होता था, छुट्टी रहता था, हॉलीडे रहता था, फिर भी वहाँ पे पुलिस का बोलिए या प्रशासन का दूसरे आदमी को बोलिए, जल्द से जल्द नमाज को ख़त्म करने का ताड़ाताड़ी होता था, लेकिन जल्दबाजी होता था। इस बार इत्मीनान से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। बंगाल में बदलाव की इकलौती तस्वीर नहीं है। आमतौर पर ईद की नमाज के बाद धार्मिक बैनर और मजहबी पोस्टर लगाए जाते थे, मगर आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाईजान तिरंगा झंडा लहराते नजर आए। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान में नमाज अदा करने के बाद यहाँ पे तिरंगा झंडा वो लहराया जा रहा है और कितने खूबसूरत दिखा रहा है नज़ारा। देखिए पीछे बिल्कुल यहाँ पे पेड़ पौधा और खुला साफ आसमान, और वहाँ पे यहाँ पे लहराता हुआ हमारा गर्व का तिरंगा झंडा। जाहिर है भाईजान का हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ। ये शुभेंदु की सख्ती का भी नतीजा था जो उन्होंने सत्ता में आने के बाद से ही शुरू कर दी थी। शुभेंदु ने पहले सड़क पर नमाज पर रोक लगाई, फिर जिसने विरोध कर पत्थरबाजी और हिंसा की उसका ऐसा इलाज किया कि हर नुकसान की भरपाई पत्थरबाजों से करवाई जाएगी। आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, ड्रोन से निगरानी हो रही थी और माहौल खराब करने वालों को पहले से ही वार्निंग दे दी गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10 दिन पहले पार्क सर्कस इलाके में पत्थरबाजी करने वाले बकरीद पर वैसा करना तो दूर, सोचने से भी घबराने लगे और सड़क पर नहीं बल्कि कायदे से ग्राउंड पर नमाज पढ़ी गई। अयान घोषाल, कोलकाता, जी मीडिया। तो बकरीद पर बंगाल में भी शांति रही, लेकिन मुंबई से सटे कल्याण में नमाज पर कलह हुई। यहां हंगामा हुआ किले में प्रवेश को लेकर, जिसे हिंदुओं के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शन किया गया, महाआरती की गई, पुलिस भी एक्शन में रही। लेकिन ये हुआ क्यों, डिटेल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कल्याण में आज एक बार फिर से दुर्गाड़ी किला और दुर्गा माता मंदिर में पहुंचने वाले लोगों का गुस्सा फूटा। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और प्रशासन को जगाने की कोशिश की। जय भवानी और जय शिवराय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हिंदू एकता के लिए हुंकार दिखी, हिंदुओं पर पाबंदी हटाने की डिमांड रखी गई। इससे पहले हिंदुत्व के लिए नारेबाजी कर रहे इन लोगों का एक बड़ा ग्रुप घंटा बजाते हुए दुर्गा माता मंदिर के पास पहुंचा। और हर साल की तरह इस बार भी नमाज के दौरान दुर्गा माता मंदिर को अस्थायी रूप से बंद किए जाने के फैसले ने राजनीतिक और धार्मिक माहौल गरमा दिया। हिंदू संगठनों और शिवसेना के दोनों गुटों का दावा है कि ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। कल्याण आता है, वहाँ पे पुराना किला है और दोनों जो धर्म है, हिंदू और मुसलमान, वहाँ पे उनकी अपनी आस्था के हिसाब से वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे सजदा करते हैं, वहाँ प्रार्थनाएं होती हैं। दोनों के धार्मिक स्थल वहाँ पर होने का दावा वहाँ पर किया जाता है। वो एक पुरानी इनके बीच में एक विवाद है, वो धीरे धीरे चला आ रहा है। अब दिक्कत ये हो रही है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लोकल बाकी रेसिडेंट्स हैं उनकी एंट्री को बैन कर दिया बकरी ईद के आज के दिन होने के ऊपर। यहाँ से विवाद शुरू होता है। तो इसके बाद जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उसने इस बात का विरोध किया कि आप कैसे एक पर्टिकुलर सेगमेंट की एंट्री को बैन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बकरी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके बाद विरोध स्वरूप वहाँ पे घंटानाद किया जाता है। घंटा यानी बेल होती है, वहाँ पे घंटे बजाए गए हैं जस्ट एजिटेट कि अपना जो प्रोटेस्ट है उसको रजिस्टर कराने का। कल्याण में आज सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण रहा। दुर्गाड़ी किले के आसपास भारी पुलिस बलों की तैनाती दिखी, सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई और पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल दिया गया। तर्क सिर्फ ये है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। हर साल की तरह दुर्गाड़ी किला जो है यहाँ पे जो घंटानाद आंदोलन किया जाता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। पूरा बंदोबस्त हमने किया हुआ है
हिंदू समाज के जितने भी कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे घंटानाद आंदोलन करते हैं। लाल चौकी के यहाँ पे हम लोग उनको रोकाते हैं और ये 30-40 साल से ये यहाँ पे चल रहा है। ताज्जुब है, बकरीद की नमाज के लिए दुर्गा माता के मंदिर पर पहरा लगा दिया जाता है, सनातनियों के रास्ते रोक दिए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदुओं के प्रदर्शन का ये पहला मौका नहीं है। पिछले 40 साल से ये लोग इसी तरह से अपनी मांग रखते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती, सिर्फ सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाते हैं। प्रदर्शन में शिवसेना शिंदे और शिवसेना यूबीटी दोनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बार तो इस घंटानाद आंदोलन में बीजेपी के कार्यकर्ता भी देखने को मिले। सवाल बड़ा है, सनातन की धरती पर सनातनियों को रोका जाता है, वो भी प्रशासन और पुलिस की मदद से। लेकिन आखिर क्यों शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी इन प्रदर्शनकारियों पर ही क्यों रहती है? दूसरे पक्ष को सोचना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से पुलिस और खुफिया एजेंसीज ने मणिपुर के उग्रवादी संगठन के कमांडर को गिरफ्तार किया। ये कमांडर जिसको गिरफ्तार किया गया, ये किसी सीक्रेट मिशन पर दिल्ली में था और इस उग्रवादी के इनपुट पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। तो फिर सवाल ही कि क्या दिल्ली में कोई बड़ी साजिश थी? जांच एजेंसीज ने सीक्रेट मिशन को कैसे एक्सपोज किया, ये दिखाता हूं मैं आपको। क्या उग्रवादियों के टारगेट पर है दिल्ली? क्या दिल्ली को फिर दहलाने की प्लान? क्या दिल्ली के खिलाफ मणिपुर में साजिश रची गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी से मणिपुर के बैन उग्रवादी संगठन के बड़े सरगना को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है हाउ विजिम दिलीप सिंह। ये उग्रवादी संगठन कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी यानी केसीपी का बड़ा कमांडर है। गिरफ्तार उग्रवादी पर 12 से ज्यादा यूएपीए के मामले दर्ज है। दिलीप सिंह एक सीक्रेट मिशन पर दिल्ली आया था, मगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, मणिपुर पुलिस और खुफिया एजेंसीज ने उसे ज्वाइंट ऑपरेशन में दबोच लिया। Watch his hands to the SUV. उग्रवादी कमांडर से पूछताछ में पुलिस को कई इनपुट मिले, जहां भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद हुए, जिसमें AK-56 समेत पैराबम डेटोनेटर शामिल हैं। साथ ही अलग अलग रंगों के प्लास्टिक बैग, तिरपाल और मोबाइल फोन भी मिले। जांच एजेंसीज अब फोन डाटा, कॉल रिकॉर्ड और नेटवर्क कनेक्शन की जांच कर रही हैं। मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के मास्टरमाइंड हौजीजम दिलीप सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन केसीपी के लीडर के दिल्ली आकर सीक्रेट मीटिंग करने को लेकर सुरक्षा एजेंसी भी हैरान है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस मीटिंग का मकसद दिल्ली में दहशत फैलाना तो नहीं था। दिल्ली जैसे संवेदनशील जगह से मणिपुर के उग्रवादी का पकड़ा जाना इसलिए भी खतरे की घंटी मानी जा रही है क्योंकि मणिपुर में 2023 से लगातार हिंसा जारी है, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अभी तक वहां पूरी तरह शांति बहाल नहीं हो सकी है। ऐसे में खुफिया एजेंसीज इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हैं कि आखिर उग्रवादी संगठन केसीपी का कमांडर दिल्ली क्यों आया था? क्या राजधानी में उग्रवादियों का कोई नेटवर्क एक्टिव था? क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? हालांकि हाउ विजिम दिलीप सिंह की गिरफ्तारी से फिलहाल माना जा रहा है कि दिल्ली से बड़ा खतरा टल गया, मगर चूंकि उसके तार मणिपुर से जुड़े हैं और हथियारों के साथ विस्फोटकों की बरामदगी भी मणिपुर से हुई है, लिहाजा जांच एजेंसीज दिल्ली से मणिपुर तक एक्टिव हो चुकी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उस उग्रवादी संगठन के नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात पाकिस्तान की उस साजिश की जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने नाकाम किया। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जो सीधे पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े थे। इनके टारगेट पर स्कूल थे, अस्पताल थे और पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर थे। तो वहीं तेलंगाना से भी उत्तर प्रदेश का एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ जिसके निशाने पर थे यूपी के मंत्री। मुनीर की नापाक साजिश कैसे नाकाम की गई ये रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। जैद खान, महकाब, शाहरुख, गगनदीप, मुशर्रफ, ये वो संदिग्ध आतंकी हैं जिन पर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप हैं। पाकिस्तानी आतंकी और उनको पालने वाली खुफिया एजेंसी ISI के लिए स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। यहां की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को भेज रहे थे।
इनका नेटवर्क यूपी उत्तराखंड से तेलंगाना तक फैला था और ये संदिग्ध आतंकी यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इनके टारगेट पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर, अस्पताल, स्कूल, संवेदनशील स्थल और यूपी के मंत्री थे। इंटरनेट के जरिए बाकायदा यूपी के कैबिनेट मंत्रियों के फोन नंबर सर्च किए गए और उन्हें आईएसआई के हैंडलर्स को फॉरवर्ड किया गया था। दरअसल बुधवार को यूपी एटीएस और एसटीएफ ने सहारनपुर से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 2 संदिग्ध महकाब और शाहरुख सहारनपुर से, गगनदीप उर्फ गुरी मुजफ्फरनगर और मुशर्रफ उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला है। चारों पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े होने का आरोप है। एवं एसटीएफ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अब यूपी पुलिस ने इन संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ की तो इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये सभी सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे। इंस्टाग्राम पर इनकी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आतंकी आबिद जट से बातचीत होती थी। आबिद जट ने इन्हें भारत की एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर, अस्पताल, स्कूलों को उड़ाने के लिए रेकी करने के निर्देश दिए थे। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ने का टास्क दिया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही स्लीपर सेल तैयार कर देश में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया जा रहा था। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा था। यही नहीं, मार्च 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए महकाब और गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग भी की थी। मीटिंग में इनके बीच पैसे और हथियार लेने की बात हुई थी। मार्च 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से महकाब व गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी। इससे पहले 25 मई को गाजियाबाद के जैद खान को तेलंगाना के मेडचल में गिरफ्तार किया गया था, जो कि होटल में वेटर का काम करता था। मगर जब पुलिस ने जैद खान से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जैद खान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोगों के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक जैद ने इंटरनेट के जरिए यूपी के कई कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं के मोबाइल नंबर खोजकर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे थे। जैद को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीए का नंबर निकालने का भी टास्क मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि जैद खान सोशल मीडिया पर खिलौना बंदूकों के साथ रील बनाता था। इसी जुनून में वो पाकिस्तानी आतंकी और आईएसआई का मोहरा बन गया। हालांकि परिवार का कहना है कि जैद कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में आया वो नहीं जानते। वो तो क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा नहीं कर रहा। मुझे सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर मेरा लड़का गुनाहगार है तो उसको सजा दीजिए, अगर बेगुनाह है तो उसकी जांच कराइए, अगर बेगुनाह है तो छोड़ दीजिए, गलती की समझ के माफ कर दीजिए। ये तमाम संदिग्ध आतंकी भले ही अलग अलग जगहों से पकड़े गए, लेकिन सबका कनेक्शन यूपी से जुड़ा था और मकसद भी एक था, पाकिस्तान के इशारे पर देश को दहलाना। मगर यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकियों की नापाक साजिश को मिट्टी में मिला दिया। गाजियाबाद से नीरज, सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस्तीफे के बाद सिद्धरमैया ने बयान दिया कि हाईकमान के निर्देश पर इस्तीफा दिया। नई सरकार को मेरा पूरा समर्थन है। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए राज्य का हित बहुत है, राज्य के लिए काम मैं करता रहूंगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद। आज सिद्धरमैया ने इस्तीफा दिया। डीके शिव कुमार कर्नाटक की कमान संभालेंगे, लेकिन पार्टी में इस बदलाव के चलते, सरकार में इस बदलाव के चलते कार्यशैली पर कोई प्रभाव ना आए, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं राज्य के लिए काम करता रहूंगा, मेरा पूरा समर्थन है सरकार को। सुबह मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट किया, फिर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार कर्नाटक में लंबे समय से सीएम कुर्सी को लेकर चल रहा सियासी नाटक खत्म हो गया। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धरमैया ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। इस्तीफे के बाद सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमान ने जैसा बोला उन्होंने वैसा किया। हालांकि इस दौरान वो भावुक भी दिखे। इससे पहले सीएम सिद्धरमैया ने सुबह मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। बेंगलुरु में सीएम आवास पर बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक दूसरे को गले लगाया और डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के पैर भी छुए।
दरअसल खबरों के मुताबिक मई 2023 में जब कांग्रेस चुनाव जीती थी, तब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में सीएम पद को लेकर ठन गई थी। तब राहुल गांधी ने रोटेशनल सीएम का फॉर्मूला तय किया था, यानी बारी बारी से दोनों 2.5 साल के लिए सीएम रहें। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस बात को कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, मगर सीएम के तौर पर सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरा होने के बाद पिछले 6 महीने से कुर्सी के लिए खींचतान जारी थी और आखिरकार सिद्धारमैया ने इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को 2029 लोकसभा चुनावों में नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया है। पार्टी चाहती है कि वो दिल्ली आकर कांग्रेस के प्रमुख ओबीसी चेहरों के रूप में काम करे। हालांकि इस्तीफे के साथ ही सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय रहूंगा, राष्ट्रीय राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। अब देखना होगा कि कर्नाटक में सिद्धारमैया किस रोल में नजर आते हैं और डीके शिव कुमार कब सीएम पद की शपथ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर भारत पाकिस्तान बॉर्डर से, जहां दुश्मन के खिलाफ बुलेट के साथ बुलडोजर भी चलने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की और भारत के दुश्मनों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया। उसके बाद पंजाब और जम्मू की तरह राजस्थान में भी मुनीर की कब्र खोदने का जिम्मा बुलडोजर को दिया गया। भारत को अशांत और अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान न जाने कितनी साजिशों के साथ घात लगाए बैठा रहता है। सीधी लड़ाई में हर बार पिटने के बाद मुनीर और उसके भगोड़ों को पता है कि छिपकर साजिशों को अंजाम देना ही उसका आखिरी हथियार है। लेकिन भारतीय सुरक्षा तंत्र पाकिस्तान की हर साजिश को कटीले तार पार करने से पहले ही मिट्टी में मिला रही है। और अब राजस्थान की जमीन से गृहमंत्री अमित शाह के ऐलान ने हिंदुस्तान में छिपे मुनीर के सपोलों को भी बिल से बाहर निकलने का अल्टीमेटम दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण करने वालों के अतिक्रमण जल्द ही हटाए जाएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। ऐसे क्षेत्र जहां से अतिक्रमण की बार बार शिकायतें आई है, वहां हलचल काफी तेज है। दरअसल अमित शाह ने बीकानेर दौरे पर भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश दिए। इसमें एक बड़ा निर्देश बॉर्डर के पास 15 किलोमीटर के दायरे से अवैध निर्माण हटाए जाने का है। अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में हाई लेवल सुरक्षा बैठक भी की, जिसमें बॉर्डर से सटे जिलों के लिए 360 डिग्री सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। अमित शाह ने साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माण तुरंत ध्वस्त हो और राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े जिलों में घुसपैठ और ड्रग तस्करी रोकने का बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो, जिसे बीएसएफ, एनसीबी, सीबीडीटी और राज्य एजेंसियां मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगी। बीएसएफ की परंपरागत ड्यूटी को नए डायमेंशन से देखना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए हैं, सीमा के उस पार से कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अवैध स्मगलिंग पर नजर रखना, घुसपैठ पर नजर रखना और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना। गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान का ही है, लेकिन राजस्थान के साथ साथ पंजाब और जम्मू रीजन के बॉर्डर एरिया से भी पाकिस्तान साजिशों को अंजाम देता है। पंजाब में पाकिस्तान की ओर से हाल के दिनों में कई आतंकी और जासूसी साजिशें रची गई हैं, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। सबसे ताजा घटनाओं में जालंधर और अमृतसर में हुए बम धमाके और पठानकोट में जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ शामिल है। आतंकी और जासूसी साजिशों के अलावा पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से ड्रोन के जरिए नशे और हथियारों की खेप गिराने की कोशिश होती है। हनी ट्रैप साजिश के जरिए हिंदुस्तान की संवेदनशील जानकारी निकालने की कोशिश होती है और खालिस्तानी आतंकियों और बब्बर खालसा जैसे नेटवर्क के जरिए अशांति की साजिश रची जाती है। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए हथियार, आरडीएक्स, राइफल्स और भी देश में, इंडिया में, भारत में जो गतिविधि है उसको फैलाने के लिए ये एक बड़ी साजिश पाकिस्तान की सामने आ चुकी है, जिस पर अब देश के गृह मंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये इमारतों को डिमोलिश करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की साजिशों का सबसे बड़ा शिकार जम्मू कश्मीर है, लेकिन राजस्थान और पंजाब की तरह जम्मू कश्मीर में भी आतंक की कमर तोड़कर उसे कब्र में पहुंचाने का अभियान जारी है।
एक तरफ पाकिस्तान के आतंकियों और उनके मददगारों को घाटी से सीधे जहन्नुम भेजने की कवायद हो रही है, तो जन्नत को नशे के दलदल में फंसाने वाले ड्रग पैडलर्स पर भी कार्रवाई तेज है। जम्मू में न सिर्फ नशे के तस्करों का करोड़ों का माल जब्त किया गया, बल्कि नशे की कमाई से खड़े किए गए किलों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट प्रहार है, जो साफ तौर पर आका जो जम्मू कश्मीर के कई सारे जो यहाँ पर ड्रग तस्कर हैं या फिर आतंकवादी, उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। और आने वाले दिनों में साफ तौर पर पाकिस्तान की वो साजिश है कि जम्मू कश्मीर को नशे में देके ला जाए, दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म का अपना कारोबार वो चला सके। इन सारी चीज़ों को चेक रखने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत की गई है। यूं तो पाकिस्तान की आतंकी फितरत से दुनिया वाकिफ है, लेकिन हिंदुस्तान ने अब आतंक और कट्टरपंथ की बैसाखियों पर रेंग रहे मुनीर ब्रिगेड की हर कारगुजारी का समूल नाश करने की कसम खा ली। लेकिन शहबाज और मुनीर की मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। अपने मुल्क में आतंकी पालने वाला पाकिस्तान ये समझ नहीं पाया कि यही आतंकी दिन उसके हुक्मरानों की जान के पीछे पड़ेंगे। इस बार पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने धमकी दी है शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। खुलेआम धमकी ये कि अगर इजराइल से दोस्ती की तो ट्रंप के सामने हथियार डाले तो सारे बाजार उड़ा दिए जाओ। शहबाज मुनीर को लश्कर की धमकी। पाकिस्तान के ये दो हुक्मरान लश्कर के जिन आतंकियों को अपनी जमीन पर पनाह देते हैं, कल्पना कीजिए अगर वही आतंकी किसी बम धमाके में इन दोनों को ही उड़ा दे तो। इस सवाल पर आप हैरान हो रहे होंगे, तो ये बता दें कि ये ना तो कोई दुआ है ना ही कोई इल्तिजा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और मुनीर उनका बनाया हुआ आर्मी चीफ, लेकिन अब इन्हीं दोनों के पाले आतंकी इन्हीं को निपटाने की धमकी देने लगे हैं। इजराइल से दोस्ती सोचना मत, शहबाज मुनीर तुमको उड़ा देंगे। मुनीर और शहबाज दोनों ही जानते हैं सैफुल्लाह कसूरी कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं, बल्कि लश्कर के सरगना हाफिज सईद का दाहिना हाथ और आतंकी संगठन में नंबर 2 की कमांड रखने वाला शख्स है। अगर ये कुछ कह रहा है तो ये बात हवा हवाई नहीं। फिलहाल सैफुल्लाह बितका हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर, जिसमें वो पाकिस्तान पर इजराइल से दोस्ती का दबाव बना रहे हैं। अभी तक शहबाज शरीफ या मुनीर में से किसी ने भी अपने आका को मना नहीं किया है, इसीलिए लश्कर का ये चीफ इजराइल से दोस्ती के पैरोकारों को मारने मरने पर उतारू है।